अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि 7 दिन बाद आइस फीनिक्स रियल्म का सेक्रेड हॉल का सीन दिखाया जाता है। ये जगह हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के सबसे करीब थी और पूरे रियल्म की सबसे पवित्र जगह मानी जाती थी। यहाँ सेक्ट मास्टर रहती थी। बिना बुलाए यहाँ कोई नहीं आता था। लेकिन आज डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट की ग्रेट सेक्ट असेंबली थी। ऐसा इवेंट जो हजारों सालों में एक बार होता है और इस पूरी भीड़ के जमा होने की बस एक ही वजह थी, सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल की सेरेमनी। सुबह का टाइम था, लेकिन महल के सामने वाला विशाल कोर्टयार्ड करोड़ों डिसाइपल्स, एल्डर्स, पैलेस मास्टर्स और डीकॉन से भर चुका था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत, लेकिन माहौल में सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। अब आगे, जबकि दूसरी तरफ ग्रेट सेक्ट असेंबली शुरू होने में अब 1 घंटे से भी कम टाइम बचा था। युनचे, मु बिंगयुन और मु शियाओलान आइस फीनिक्स पैलेस से निकलकर सीधे सेक्रेड हॉल की तरफ उड़ने लगे। वो लोग आइस फीनिक्स सिटी के ऊपर से गुजर रहे थे कि तभी पीछे से किसी के उड़ने की आवाज आई। एक फिगर बहुत तेजी से आया और उनके सामने आकर रुक गया। ये बंदा पूरे सफेद कपड़ों में था, देखने में एकदम हीरो, और उसके चेहरे पर एक चार्मिंग स्माइल थी। ये कोई और नहीं बल्कि मु हानी था, वही बंदा जिसे युनचे ने हराया था। मु हानी हंसते हुए बोला, पैलेस मास्टर बिंगयुन, जूनियर सिस्टर शियाओलान और जूनियर ब्रदर युनचे। अरे नहीं, उसने अपना सर हिलाया। आज से तो मुझे आपको सीनियर ब्रदर युनचे कहना चाहिए। युनचे ने भी स्माइल दी और कहा, सीनियर ब्रदर हानी, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे छोटा हूं और सेक्ट में भी बाद में आया हूं, तो ये सीनियर वाला टाइटल मुझे सूट नहीं करता। वैसे आप आज अकेले क्यों हैं? मुहानी ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया कि वो अपने भाई से साउंड ट्रांसमिशन के जरिए कुछ बात कर रहा था। फिर उसने बहुत ही सिंसियर होकर कहा, मैंने अभी तक जूनियर ब्रदर को सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने की बधाई नहीं दी। सच कहूं तो मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है। उसने आगे कहा, उस दिन हारने के बाद मुझे इतना बड़ा झटका लगा था कि मैं कई दिनों तक कंफ्यूज रहा। लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कि भले ही आपकी कल्टिवेशन कम हो, लेकिन आपका टैलेंट गजब का है। हेवनली लेक की गहराई में जाना, सच में मैं आपसे कभी मुकाबला नहीं कर सकता। बस उम्मीद है कि उस दिन मैंने जो 80% हैंडीकैप्ड वाली बात बोली थी, उस पर आप ज्यादा हंसे नहीं होंगे। युनचे ने भी मजे लेते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं सीनियर ब्रदर, आगे चलकर सेक्ट में मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। मुहानी ने हंसते हुए विदा ली, लेकिन जाने से पहले उसे कुछ याद आया। ओह, 15 दिन बाद मेरे पिता यानी किंग का 1000वां जन्मदिन है। चूंकि अब आप सेक्ट मास्टर के पास रहेंगे, तो मौका मिले तो प्लीज उन्हें बता दीजिएगा। युनचे ने हाँ में सर हिलाया। उसे भी पता था कि स्नो सॉन्ग रियल्म किंग जैसी हस्ती किसी किंग की बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी। मुहानी बस इज्जत के नाते इनविटेशन दे रहा था। जैसे ही मुहानी वहां से गया, मु बिंगयुन ने अचानक युनचे से पूछा, युनचे, तुम्हें हानी कैसा लगा? एक इंसान के तौर पर? युनचे ने थोड़ा सोचा और कहा, जितना मुझे पता है, डायरेक्ट डिसाइपल बनने का उसका सपना बहुत पुराना था और वो बहुत कॉन्फिडेंट भी था। लेकिन 1 हफ्ते पहले वो अपनी मंजिल से बस 1 कदम दूर था और मेरी वजह से हार गया। फिर भी सिर्फ 7 दिनों में उसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे लिए कोई गुस्सा नहीं, उल्टा खुद आकर बधाई दे रहा है। युनचे ने सीधे शब्दों में कहा, सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इतना महान नहीं बन पाता। मु शियाओलान ने भी सहमति में सर हिलाया। सही बात है, सीनियर हानी सच में बहुत अच्छे इंसान है। तभी मु बिंगयुन ने टॉपिक बदलते हुए एक बम फोड़ा। असल में 7 दिन पहले हेवनली लेक में मु हानी और मु फेशुए के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें जीतने वाली असल में मु फेशुए थी। मु शियाओलान का मुंह खुला का खुला रह गया। युनचे भी चौंक गया। क्या इसका मतलब सेक्ट मास्टर ने रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ की थी? सेक्ट मास्टर की पावर इतनी है कि वो बिना किसी को पता चले कुछ भी कर सकती है। मु बिंगयुन ने सिर हिलाया। टैलेंट के मामले में मु फेशुए उससे थोड़ी बेहतर है, लेकिन मु हानी की पर्सनैलिटी, अच्छे या बुरे को साइड में रखो, वो डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए ज्यादा सही था। युनचे चुप रहा। उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। ये दुनिया है ही ऐसी। मु बिंगयुन ने फिर उसकी तरफ देखा और एक आह भरी, लेकिन किस्मत देखो, आखिर में तुम चुने गए। सेक्ट मास्टर को तुम्हारे स्पेशल फिजिक के बारे में पता था, पर तुम लोअर रियल्म से हो और कुछ साल में चले जाओगे, इसलिए तुम्हें चुनने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन शायद ये नसीब था, और मुझे लगता है कि उनका फैसला बदलने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारा फिजिक नहीं, बल्कि तुम्हारा जिगरा था।
जिस तरह तुमने एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स का सामना किया, और यहां तक कि सेक्ट मास्टर को भी जवाब दिया। युनचे ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, जिगरा या बेवकूफी, बिना पावर के ऐसा करना मौत को दावत देना है। सेक्ट मास्टर ने मुझे 2 बार डांटा भी था। मु बिंगयुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, लगता है मुझे तुम्हें मुंह हानि से सावधान रहने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक मुंह फेशुए की बात है, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। मेरे लिए सूटेबल? इसका क्या मतलब हुआ? युनचे एकदम कंफ्यूज हो गया। मु बिंगयुन ने बस एक हल्की मुस्कान दी और सस्पेंस बना दिया। थोड़ी देर बाद मु शियाओलान ने दबी आवाज में पूछा, मास्टर, जब युनचे सेक्ट मास्टर के पास चला जाएगा तो क्या उससे मिलना बहुत मुश्किल होगा? मु बिंगयुन बोली, आज से युनचे सीधा सेक्रेड हॉल में रहेगा, उससे दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होगा। ओ, मु शियाओलान का चेहरा उतर गया और उसने नजरें झुका ली। युनचे ने यह देखा और उसके मजे लेने के लिए झुकते हुए बोला, सीनियर सिस्टर शियाओलान, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे मिस करेंगी? कौन मिस करेगा तुझे? मु शियाओलान हड़बड़ाते हुए पीछे हटी। उसका चेहरा लाल हो गया। तेरे जाने के बाद मैं मास्टर के साथ अकेले रहूंगी। मैं तो बहुत खुश हूं। मफ। युनचे ने दुखी होने का नाटक किया। ठीक है, मैंने सोचा था कि कभी कभी आइस फीनिक्स पैलेस घूमने आ जाऊंगा, पर जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो बिना बुलाए नहीं आऊंगा। मु शियाओलान की आवाज तुरंत धीमी पड़ गई। तुम मास्टर से मिलने तो आ ही सकते हो। मैं तुम्हें रोक थोड़ी सकती हूं। खैर, सुबह के 10 बज चुके थे। आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल के बाहर एक विशाल फ्रॉस्ट ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और आसमान से स्नो सॉन्ग रियल्म किंग अपनी गद्दी पर बैठकर नीचे उतरी। ग्रेट सेक्ट असेंबली अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। लाखों डिसाइपल्स, एल्डर्स और हॉल मास्टर्स वहां मौजूद थे। पूरा अरीना एक ठंडे और भारी ऑरा से भरा हुआ था। लेकिन आज सबकी नजरें स्नो सॉन्ग रियल्म किंग पर नहीं, बल्कि युनचे पर टिकी थी। फैसला सुनाने के बाद युनचे धीरे धीरे चलकर सबके सामने आया। वो मु शुआनियन के सामने पहुंचा और उसने बहुत इज्जत के साथ सर झुकाया। आज मु शुआनियन के आसपास कोई धुंध यानी मिस्ट नहीं थी। वो एकदम साफ दिख रही थी, किसी परी से भी ज्यादा सुंदर, जैसे बर्फ की बनी हो। लेकिन उसकी नजरों के नीचे युनचे का रोम रोम कांप रहा था। भाई, डरना तो बनता है। इस स्नो सॉन्ग रियल में वो किसी की भी जान ले सकती है, और अब वो इसकी मास्टर है। वही मास्टर जिसे युनचे ने बिग ब्रेस्टेड सीनियर सिस्टर बोला था और जिसके साथ फ्लर्ट किया था। युनचे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा कैसे है। उसने सेक्ट मास्टर को छेड़ा था, फिर भी उसकी गर्दन धड़ पर सलामत थी। मु शुआनियन की आवाज गूंजी, युनचे, भले ही तुम्हारा टाइम कम है और कल्टिवेशन भी कम है, लेकिन तुम्हारे पास आइस एलिमेंट का टैलेंट है। आज ये किंग तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाती है और तुम्हें आइस फीनिक्स ब्लड लाइन देती है। अगर तुमने मेहनत में कमी रखी तो ये किंग खुद तुम्हें सजा देगी। युनचे ने कड़क आवाज में जवाब दिया, ये डिसाइपल पूरी जान लगा देगा। सबकी नजरें युनचे पर थी। जलन, ईर्ष्या और सदमा। सबको लग रहा था कि मुंह हाने या मुंह फेशुए में से कोई चुना जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोअर रियल्म का एक नया लड़का, जो बस 3 महीने पहले आया है, वो सबको पछाड़कर टॉप पर पहुंच जाएगा। सेरेमनी पूरी होने के बाद भी युनचे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चाय सर्व करते वक्त उसकी हालत पतली थी। वो बस दुआ कर रहा था कि उसका फ्यूचर सुरक्षित रहे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। एक डीकॉन बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल गिरकर बोला, सेक्ट मास्टर, फ्लेम गॉड रियल्म से मेहमान आपसे मिलने आए हैं। वो सेक्रेड हॉल के ठीक बाहर हैं। क्या? सेक्रेड हॉल के बाहर? एल्डर मु हुआनजी और बाकी सब अपनी जगहों से खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी। मु शुआनियन ने एक ठंडी सांस ली। मफ, बिना किसी शोर के यहां तक पहुंच गए। लगता है वो 3 बूढ़े खुद आए हैं। डीकॉन ने कांपते हुए कहा, जी सेक्ट मास्टर, फ्लेम गॉड रियल्म के तीनों सेक्ट मास्टर्स खुद आए हैं। ये सुनते ही पूरी भीड़ में खलबली मच गई। फ्लेम गॉड रियल्म के तीनों सेक्ट मास्टर्स, ये तो सीधा जंग का ऐलान जैसा माहौल था। मु हुआनजी ने पूछा, कितने लोग हैं उनके साथ? तीनों सेक्ट मास्टर्स के साथ सिर्फ 3 और लोग हैं, और तीनों बहुत यंग हैं। मु शुआनियन अपनी जगह से उठी नहीं, लेकिन उसकी आवाज ने आसमान चीर दिया, उन्हें आने दो। फिर उसने युनचे की तरफ देखा। चेयर, मास्टर के पास आओ। उसकी आवाज में गजब का रौब था, और जिस तरह उसने युनचे को चेयर बुलाया, वो सुनकर युनचे एक पल के लिए सन्न रह गया।
फिर वो धीरे से चलकर मु शुआनियन के दाईं तरफ जाकर खड़ा हो गया। यूनचे को स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के बगल में खड़ा देखकर सारे डिसाइपल्स और यहां तक कि एल्डर्स भी जल भुन गए। ये पोजीशन बहुत बड़ी बात थी। अचानक ठंडी हवा रुक गई और उसकी जगह गर्म हवा के थपेड़े आने लगे। आसमान से 6 लोग नीचे उतरे, 3 आगे और 3 उनके पीछे। जैसे जैसे वो बीच के रास्ते से चलकर मु शुआनियन की तरफ बढ़ रहे थे, आसपास की हवा जलने लगी थी और माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये तीनों सेक्ट मास्टर्स कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उनका हर एक कदम वहां मौजूद लोगों के दिलों पर हथौड़े जैसा लग रहा था। उनका ऑरा इतना भारी था कि जो एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स रियल्म किंग लेवल से नीचे थे, उनके दिल की धड़कनें रुकने लगी थी और सांस लेना मुश्किल हो गया था। इनके आते ही वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। यह साफ था कि वो अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फ्लेम गॉड रियल्म के वो 3 ग्रेट सेक्ट मास्टर्स थे जिनके बारे में स्नो सॉन्ग रियल्म के हर बच्चे ने सुन रखा था। जैसे ही वो ग्रुप पास आया, यूनचे की नजरें तुरंत उन तीनों पर लॉक हो गई, क्योंकि उनमें से 2 का ऑरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। बीच में जो आदमी खड़ा था वो सबसे लंबा था, लेकिन उसका चेहरा काफी जवान और साफ था। उसका ऑरा बहुत शांत और सौम्य था। ये फ्लेम गॉड रियल्म के वर्मिलियन बर्ड सेक्ट का मास्टर यान वानकांग था। यान वानकांग के दाईं ओर जो आदमी था, उसका चेहरा एकदम साधारण था, ऐसा कि भीड़ में खो जाए। लेकिन उसके शरीर से जो फ्लेम महसूस हो रही थी, उन्हें यूनचे बहुत अच्छे से जानता था। ये फीनिक्स फ्लेम्स थी। ये फीनिक्स सेक्ट का मास्टर यान जुएहाई था। और बाईं तरफ जो तीसरा आदमी था, वो बाकी दोनों से एकदम अलग था। उसके लाल बाल आग की लपटों की तरह खुले हुए थे। वो जहां से गुजरता वहां की हवा जलने लगती, जैसे कोई चलता फिरता ज्वालामुखी फटने वाला हो। उसकी आंखों में जैसे छोटे सूरज जल रहे थे। जो भी उसकी आंखों में देखता, उसे लगता कि उसका दिमाग जल रहा है। और इसका ऑरा गोल्डन क्रो फ्लेम्स का था। ये गोल्डन क्रो सेक्ट का मास्टर हुओ रुली था। भले ही फ्लेम गॉड रियल्म में कोई एक ग्रेट रियल्म किंग नहीं था, लेकिन ये तीनों वहां के सबसे ताकतवर लोग थे और इनका स्टेटस किसी भी रियल्म किंग के बराबर था। अब सोचो, इतने बड़े लोग बिना इनविटेशन के एक साथ स्नो सॉन्ग रियल्म में घुस आए। वहां मौजूद सबसे कमजोर डिसाइपल को भी समझ आ गया था कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। इन तीनों के पीछे एक एक नौजवान चल रहा था। उनके चेहरों पर एक अलग ही अकड़ और घमंड था। लेकिन जैसे जैसे वो मु शुआनियन के करीब पहुंचे, उनका घमंड गायब होने लगा। मु शुआनियन के प्रेशर के आगे उनकी हालत टाइट हो गई और शरीर अकड़ गए। मु शुआनियन के सामने पहुंचकर वो लोग रुके। यान वानकांग एक कदम आगे आया। हाथ जोड़कर उसने बहुत इज्जत से कहा, फ्लेम गॉड रियल्म के यान वानकांग, यान जुएहाई और हुओ रुली का स्नो सॉन्ग रियल्म किंग को प्रणाम। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें फिर से आपके दर्शन हुए। हमारा इस तरह बिना बताए आना गुस्ताखी है। कृपया हमें माफ करें। यान जुएहाई और हुओ रुली ने भी हाथ जोड़े, लेकिन यूनचे ने नोट किया कि यान वानकांग और यान जुएहाई शांत थे, पर हुओ रुली की आंखों में साफ साफ किलिंग इंटेंट यानी मारने की नीयत दिख रही थी। ये वही हुओ रुली था जिसने 1000 साल पहले मु बिंगयुन के खिलाफ साजिश रची थी। इन तीनों के आने के बावजूद मु शुआनियन अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसका चेहरा इतना ठंडा था कि वहां खड़े लोगों को लगा जैसे वो बर्फ की जेल में गिर गए हों। उसने ठंडी आवाज में कहा, गुस्ताखी। हाँ, तुम्हें पता भी है गुस्ताखी क्या होती है। बिना बुलाए तो आए ही ऊपर से सीधा मेरे सेक्रेड हॉल में घुस आए। लगता है तुम्हारी जासूसी पहले से बेहतर हो गई है। फ्लेम गॉड रियल्म वाले आजकल कुछ ज्यादा ही निडर हो गए हैं। मु शुआनियन की आवाज सुनकर उन तीनों सेक्ट मास्टर्स के पीछे खड़े तीनों नौजवान एकदम जम गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का प्रेशर इतना भयानक होगा। उन्हें लगा जैसे उनकी सोल को किसी ने बर्फ की कीलों से जकड़ दिया हो। वो हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि फ्लेम गॉड रियल्म के ये 3 महान मास्टर्स, जो अपनी दुनिया में गॉड्स माने जाते हैं, मु शुआनियन की डांस सुनकर गुस्सा होने के बजाय चुपचाप खड़े रहे। यान वानकांग हंसा और हाथ जोड़कर बोला, हम तीनों जानते हैं कि ये गुस्ताखी है, लेकिन हम मजबूर थे। कुछ महीने पहले जब आपने मुझे मना कर दिया था, तो मैं हार नहीं मानना चाहता था। मुझे जैसे ही ग्रेट सेक्ट असेंबली की खबर मिली, मैंने सोचा यही मौका है आपसे मिलने का। हम यहां अपने 3 जूनियर्स के साथ इसलिए आए हैं ताकि अपनी सिंसियरिटी दिखा सके। हम बस चाहते हैं कि स्नो सॉन्ग रियल्म किंग हमारी बात एक बार फिर सुन ले। तभी यान जुएहाई ने पीछे मुड़कर अपने डिसाइपल से कहा,
झू और मिंगशुआन, पॉयुन, तुम लोग अभी तक आगे आकर स्नो सॉन्ग रियल्म किंग को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? यान वानकांग की बातों से यूनचे को तुरंत समझ आ गया कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। जब यूनचे पहली बार यहाँ आया था तब मु बिंगयुन ने बताया था कि यान वानकांग उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को मारने के लिए मु शुआनियन की मदद मांगने आया था। लगता है उस वक्त मु शुआनियन ने उसे भाव नहीं दिया और भगा दिया था। चूंकि वो ड्रैगन हर 1000 साल में सिर्फ एक बार अपनी स्केल्स यानी चमड़ी बदलता है, अगर ये मौका गया तो उन्हें फिर 1000 साल इंतजार करना पड़ेगा और बिना मु शुआनियन की मदद के वो उस ड्रैगन को नहीं मार सकते। इसलिए वो लोग ये पार्टी क्रैशर्स बनकर आ धमके। वर्मिलियन बर्ड सेक्ट का डिसाइपल यान झुओ प्रणाम करता है। फीनिक्स सेक्ट का डिसाइपल यान मिंगशुआन प्रणाम करता है। गोल्डन क्रो सेक्ट का डिसाइपल हुओ पॉयुन प्रणाम करता है। तीनों लड़कों ने घुटने टेक कर इज्जत दी। वहां मौजूद एल्डर्स ने जब गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये तीनों लड़के 30 साल से कम उम्र के लग रहे थे, लेकिन इनका ऑरा डरावना था। खासकर वो लड़का जिसका नाम यान झो था। उसकी उम्र मुश्किल से 23 साल होगी, लेकिन उसकी कल्टिवेशन डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के लेट स्टेज 8th लेवल पर थी। सारे एल्डर्स सन्न रह गए। फ्लेम गॉड रियल्म सच में फ्लेम गॉड रियल्म है। स्नो सॉन्ग रियल्म हमेशा से फ्लेम गॉड रियल्म से कमजोर माना जाता था। अगर मु शुआनियन को हटा दिया जाए तो स्नो सॉन्ग रियल्म की औकात फ्लेम गॉड रियल्म के किसी एक सेक्ट के बराबर भी नहीं थी। लेकिन मु शुआनियन की वजह से आज स्नो सॉन्ग रियल्म की इज्जत पूरे गॉड रियल्म में थी। अगर मु शुआनियन नहीं होती तो क्या ये 3 महान सेक्ट मास्टर्स कभी इतनी इज्जत से पेश आते? बिल्कुल नहीं। मु शुआनियन ने उन तीनों लड़कों पर एक नजर डाली और बहुत ही रूखेपन से कहा, यान वानकांग, यान जुएहाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे बगल में खड़े ये 2 लड़के तुम्हारे बेटे हैं। यान वानकांग ने राहत की सांस ली कि मु शुआनियन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, यान झू मेरा बेटा है जो 23 साल पहले हुआ था। यान मिंगशुआन सेक्ट मास्टर यान का पोता है और हुओ पॉयुन ये सेक्ट मास्टर हुओ का नया डायरेक्ट डिसाइपल है। हम इन्हें दुनिया दिखाने लाए हैं। 23 साल पहले आइस फीनिक्स एल्डर्स ने ठंडी सांस भरी। इसका मतलब ये लड़का यान झू सिर्फ 23 साल का है और डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के 8th लेवल पर है। यूनचे तो अभी डिवाइन ओरिजिन रियल्म में था, जो इससे बहुत नीचे है। यूनचे ने भी यान झुओ को हैरानी से देखा, लेकिन फिर उसकी नजर हुओ रूली पर गई। मु शुआनियन ने जानबूझकर हुओ पॉयुन के बारे में नहीं पूछा था, जैसे उसे पता हो कि वो हुओ रूली का खून नहीं है। और इस बात पर हुओ रूली की मुट्ठियां कस गई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। यहां कोई गहरा राज था। मु शुआनियन ने बिना किसी इमोशन के कहा, ये सच में तुम्हारा बेटा कहलाने लायक है यान वानकांग। ऐसा टैलेंट शायद पूरे फ्लेम गॉड रियल में भी किसी और के पास नहीं होगा। यान वानकांग खुशी से खुला नहीं समाया। उसने हंसते हुए कहा, शुक्रिया सेक्ट मास्टर झुओर, जल्दी जाओ और हमारा गिफ्ट पेश करो। जी पिताजी। यान झुओ आगे बढ़ा और उसने एक लाल रंग का बॉक्स निकाला जिसमें से हल्की फ्लेम निकल रही थी। उसके अंदर एक लाल रंग का लकड़ी का कप था। यान वानकांग बोला, चूंकि हम बिन बुलाए मेहमान हैं और हमने सुना है कि आपने एक डायरेक्ट डिसाइपल चुना है। उसने यूनचे की तरफ देखा तो ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से माफी और बधाई दोनों के लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें। अच्छा। मु शुआनियन ने अपनी भौहें उठाई और बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा, चेयर, इसे ले लो। जी। यूनचे आगे बढ़ा। उसने यान झुओ के हाथ से वो लाल बॉक्स लिया और मु शुआनियन के पास ले गया, लेकिन मु शुआनियन ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसने बॉक्स के अंदर क्या है ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे ठंडी आवाज में कहा, मैं ये तुम्हें देती हूं। भाई साहब, क्या फ्लेक्स था ये? फ्लेम गॉड रियल्म के सबसे बड़े लीडर का गिफ्ट, और सेक्ट मास्टर ने उसे देखा तक नहीं और सीधे अपने नए डिसाइपल को दे मारा। यूनचे की हालत खराब थी। भाई, 3 ग्रेट सेक्ट मास्टर्स का गिफ्ट है, क्या वो इसे ऐसे ही रख ले? उसने मन ही मन सोचा, चुपचाप रख लेता हूं, बाद में मास्टर को वापस कर दूंगा। उधर यान वानकांग और यान जुएहाई का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। जबरदस्ती घर में घुसोगे तो बेइज्जती तो सहनी पड़ेगी। मु शुआनियन थोड़ी आगे झुकी। उसकी खूबसूरती और उसका खौफ दोनों एक साथ बिखर रहे थे। उसने कहा, लगता है तुम लोग वाकई सीरियस हो। ठीक है, बिन बुलाए मेहमान भी मेहमान ही होते हैं। मैं तुम्हें अपनी बात कहने का मौका देती हूं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। सिर्फ 15 मिनट। वो भी ऐसे बोल रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। लेकिन यान वानकांग ने तुरंत सिर झुकाया।
शुक्रिया स्नो सॉन्ग रियल्म किंग। पीछे खड़े तीनों डिसाइपल यान झुओ, मिंग शुआन और पोयुन के तो होश उड़ गए थे। उन्होंने बचपन से सुना था कि उनके मास्टर्स दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, लेकिन आज वो मु शुआनियन के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े थे। यान वानकांग ने बिना वक्त बर्बाद किए बात शुरू की। सेक्ट मास्टर मु, आप जानती हैं हम उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के लिए आए हैं, लेकिन इस बार बात अलग है। एटर्नल हेवन रियल्म से जो खबर आई है उसके मुताबिक गॉड रियल्म पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस मुसीबत से निपटने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उसने आगे कहा, वो ड्रैगन हजारों साल से जिंदा है। अगर हम उसे मार दें तो उसके कोर और स्केल से हम सबकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये मौका हम गवा नहीं सकते। पिछली बार हम फेल हुए थे क्योंकि एक हादसा हो गया था, लेकिन इस बार हम तीनों ज्यादा ताकतवर हैं और आप भी। मेरा अंदाजा है कि हमारे पास उसे मारने का 80% चांस है। जो भी मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। यान वानकांग ने अपनी पूरी सेल्स पिच खत्म की और उम्मीद भरी नजरों से मु शुआनियन को देखा। हॉल में सन्नाटा था। मु शुआनियन का चेहरा पत्थर जैसा था। काफी देर बाद मु शुआनियन ने पूछा, बोल लिया? सब कह दिया जो कहना था। मु शुआनियन सीधी खड़ी हो गई और बोली, हुआन जी, इन्हें बाहर छोड़ाओ। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। यान वानकांग चिल्लाया, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, इसका क्या मतलब है? हम यहां मदद मांगने आए हैं। मु शुआनियन का गुस्सा फूट पड़ा। पूरा हॉल कांपने लगा। क्या मतलब है? अगर तुम सिर्फ इज्जत देने आते तो मैं शायद सुन भी लेती, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुसे, मेरी असेंबली खराब की और अब उस ड्रैगन की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भूल गई कि 1000 साल पहले तुम लोगों ने क्या घटिया हरकत की थी? ये सुनते ही उन तीनों डिसाइपल के पैर लड़खड़ा गए। मु शुआनियन की नजर सीधे हुओ रुली पर टिकी थी, जो अब तक चुप था। हुओ रुली की मुट्ठियों से खून बह रहा था। उसके शरीर से फ्लेम निकल रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मु शुआनियन, तूने मेरे इकलौते बेटे को अपाहिज बना दिया था। उसे कैसे भूल गई तू? मु शुआनियन ने उसे डांटा, खामोश। तेरा बेटा अपनी बेवकूफी से वहां गया था। उसकी औकात नहीं थी वहां जाने की। अगर मैं उसे नहीं बचाती तो वो ड्रैगन की फ्लेम में जलकर राख हो जाता। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। वो एक एक्सीडेंट था। और उसके बदले तूने क्या किया? तूने मेरी बहन मु बिंगयुन को जहर दिया, वो भी उस ड्रैगन का जहर। एक एक्सीडेंट और एक साजिश में फर्क होता है हुओ रुली। तभी यान जुएहाई ने बीच बचाव किया। सेक्ट मास्टर मु, हम मानते हैं कि गलती हमारी थी, लेकिन उस हादसे के बाद आपने हमारे हजारों डिसाइपल को मार डाला, हमारे कई स्टार रियल्म्स तबाह कर दिए। हमारा नुकसान आपसे 10,000 गुना ज्यादा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो हुओ रुली का इकलौता बेटा था। यान जुएहाई की आवाज भारी हो गई। सेक्ट मास्टर हुओं को कल्टिवेशन के दौरान एक ऐसी चोट लगी थी कि अब वो कभी पिता नहीं बन सकते। वो लड़का उनका आखिरी वारिस था। आपने सिर्फ उनके बेटे को अपाहिज नहीं किया, आपने उनका पूरा वंश खत्म कर दिया। वो लड़का आज भी जिंदा लाश बनकर जी रहा है, हर पल मौत मांगता है। एक बाप के तौर पर उनका गुस्सा जायज था। युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसे समझ आया कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। मु शुआनियन ने गलती से हुओ रुली के बेटे को घायल कर दिया था, और चूंकि हुओ रुली अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया। बदले में हुओ रुली ने मु शुआनियन की बहन मु बिंगयुन को मारने की साजिश रची। दोनों अपनी जगह सही थे और दोनों गलत। ये नफरत की आग इतनी गहरी थी कि कभी बुझ नहीं सकती थी। लेकिन हुओ रुली का सब्र अब टूट चुका था। वो एक पागल जानवर की तरह दहाड़ा। मु शुआनियन, उसकी फ्लेम ने पूरे हॉल को घेर लिया। उसकी आंखें सोने की तरह चमकने लगी। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तूने मेरे बेटे का क्या हाल किया। मैं हुओ रुली आज भले ही कमजोर हूं, लेकिन जिस दिन मैं डिवाइन मास्टर बना, सबसे पहले तेरे शरीर के 1000 टुकड़े करूंगा। माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। यान वानकांग और यान जुएहाई की हालत पतली हो गई। यान वानकांग ने जल्दी से हुओ रुली को पकड़ा। सेक्ट मास्टर, शांत हो जाओ। ये क्या पागलपन है? ये उनका इलाका है। लेकिन हुओ रुली सुनने को तैयार नहीं था। उसने यान वानकांग को धक्का दिया और चिल्लाया, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुझे मारने के सपने देखता रहूंगा। मु शुआनियन की आंखों में अब सिर्फ मौत थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरा हॉल बर्फ में तब्दील होने लगा। तुझे लगता है मैं डरती हूं? हुओ रुली, तुझे शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी बहन बिंगयुम अब ठीक है। मैंने कसम खाई थी कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तेरा पूरा गोल्डन क्रॉस सेट मिटा दूंगी।
चूंकि बिंगयुन ठीक है, मैं तेरे सेक्ट को बख्श देती हूं, लेकिन तेरी मौत आज यहीं लिखी है। मु शुआनियन ने जानबूझकर हुओ रुली को इतना उकसाया कि वो अपना आपा खो बैठा। माहौल एकदम गर्म था और स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की आंखों में अब एक ऐसा किलिंग इंटेंट था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। सीन ये था कि मु शुआनियन का गुस्सा पहले ही लोगों का रंग उड़ाने के लिए काफी था, लेकिन जब उसने अपना मर्डरस इंटेंट रिलीज किया तो वहां मौजूद हर इंसान के पसीने छूट गए। और भाई, डरना तो बनता था, क्योंकि ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि खुद स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का था। यान वानकांग की हालत खराब हो गई। वो चिल्लाया, रुको, हमारी बात तो सुनो। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था कि वो हुओ रुली जैसे पागल इंसान को अपने साथ क्यों लाया। उनका प्लान तो बस हॉर्न ड्रैगन के बारे में बात करने का था, वो कोई पंगा लेने नहीं आए थे। लेकिन हुओ रुली के दिमाग में तो शायद भूसा भरा था, जो उसने सीधे मु शुआनियन को ललकार दिया। जैसे ही मु शुआनियन एक तूफानी हवा की तरह आगे बढ़ी, यान वानकांग को समझ आ गया कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। उसने चिल्लाकर अपने पीछे खड़े यान झुओ, यान मिंगशुआन और हुओ पोयुन को दूर धकेला और खुद को बचाने के लिए अपनी फायरी लाइट को एक्टिवेट कर लिया। दूसरी तरफ स्नो सॉन्ग रियल्म के 72 एल्डर्स हवा में उड़ गए और उन्होंने तुरंत आइस क्रिस्टल्स का एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया। पूरा कोर्टयार्ड एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इस पूरे केओस के बीच सिर्फ यूनचे अपनी जगह पर शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। उसे साफ दिख रहा था कि इस सिचुएशन को बिगाड़ने वाला हुओ रुली नहीं, बल्कि खुद मु शुआनियन थी। यान वानकांग तो इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन मु शुआनियन ने जानबूझकर पुरानी बातों को कुरेदा ताकि हुओ रुली का पारा चढ़ जाए। यह सब एक सोची समझी चाल लग रही थी। यूनचे सोच में पड़ गया कि आखिर मु शुआनियन ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो हुओ रुली को मारने का बहाना ढूंढ रही थी? लेकिन अगर उसे मारना ही होता तो वो बहुत पहले मार चुकी होती। जब मु बिंगयुन 1000 साल तक तकलीफ में थी, तब भी उसने कुछ नहीं किया, तो अब क्यों? मु शुआनियन ने कसम खाई थी कि वो रियल्म किंग की पोस्ट छोड़ने के बाद ही गोल्डन क्रो सेक्ट को मिटाएगी। तो फिर आज ये ड्रामा क्यों? यूनचे के दिमाग में ये सवाल घूम ही रहे थे कि मु शुआनियन हवा को चीरते हुए हुओ रुली के सामने पहुंच गई। हुओ रुली अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने एक गोल्डन क्रो की तरह दहाड़ मारी और उसकी पूरी बॉडी से फ्लेम्स फूट पड़ी। लाल रंग की आग की लहरें सीधे मु शुआनियन की तरफ बढ़ी। अब यान वानकांग और यान जुएहाई के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने साथी को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए वो भी बीच में कूद पड़े। एक तरफ से वर्मिलियन बर्ड फ्लेम और दूसरी तरफ से फीनिक्स फ्लेम निकलकर आसमान में छा गई। तीनों फ्लेम गॉड रियल्म सेक्ट मास्टर्स की ताकत एक साथ मिलकर आसमान को लाल रंग में रंग रही थी। जो 3 डिसाइपल्स दूर गिरे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने तीनों सेक्ट मास्टर्स को एक साथ मिलकर किसी एक दुश्मन पर हमला करते देखा था, और वो दुश्मन एक अकेली औरत थी। यूनचे की नजरें यान वानकांग पर टिकी थी। गोल्डन क्रो फ्लेम बहुत ज्यादा वायलेंट थी, फीनिक्स फ्लेम सब कुछ जला देने वाली थी, लेकिन यान वानकांग की वर्मिलियन बर्ड फ्लेम में एक अजीब सी वार्मथ थी। फिर भी वो सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये तीनों फ्लेम्स मिलकर फ्लेम गॉड रियल्म का सबसे पावरफुल अटैक बन चुकी थी। इतनी भयानक गर्मी और प्रेशर के सामने जहां यूनचे को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, मु शुआनियन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बस अपना बायां हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। उसकी हथेली बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी। उसने अपनी हथेली खोली और एक बहुत ही हल्की, लगभग न दिखने वाली आइस ब्लू लाइट को उन तीनों भयानक फ्लेम्स की तरफ धकेल दिया। यह सीन ऐसा था जैसे एक छोटी सी जुगनू एक फटते हुए ज्वालामुखी से टकराने जा रही हो। जैसे ही वो कमजोर सी दिखने वाली ब्लू लाइट उन आसमान छूती डिवाइन फ्लेम्स से टकराई, वहां मौजूद हर किसी का दिल थम गया। लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, बस सब कुछ एक पल के लिए जम गया। वो तीनों भयानक फ्लेम्स आगे बढ़ना बंद हो गई, जैसे वक्त ही रुक गया हो। सिर्फ उन तीनों सेक्ट मास्टर्स की कांपती हुई आंखों की पुतलियां बता रही थी कि यह सपना नहीं हकीकत है। यह सन्नाटा सिर्फ 3 सेकंड तक रहा। अगले ही पल एक हल्का सा साउंड आया और वो ब्लू लाइट बिखर गई। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। वो वर्मिलियन बर्ड फ्लेम, वो फीनिक्स फ्लेम और वो गोल्डन क्रो फ्लेम, जो दुनिया को जलाने की ताकत रखती थी, पलक झपकते ही गहरे नीले रंग की आइस में बदल गई। यूनचे का दिमाग सन्न रह गया। तीनों पावरफुल एक्सपर्ट की कंबाइंड फ्लेम्स को उसने बर्फ बना दिया था। धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ वो जमी हुई आइस फट गई और पूरा आसमान बर्फ के टुकड़ों से भर गया।
यान वानकांग और यान जुएहाई दोनों के दोनों हवा में उड़ गए। यान वानकांग जमीन पर घिसटता हुआ सैकड़ों मीटर पीछे जाकर उस आइस बैरियर से टकराया जो एल्डर्स ने बनाया था। यान जुएहाई दूसरी तरफ जाकर गिरा और घुटनों पर आ गया। उसके हाथ एक पतली आइस लेयर से जम चुके थे, जिसे पिघलाने में उसे अपनी फीनिक्स फ्लेम का पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन हुओ रुली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जब वो आइस फटी तो एक ब्लू लाइट की किरण ने उसकी सारी सुरक्षा तोड़ दी और सीधे उसके सीने के आर पार हो गई। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो हवा में किसी टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया। खून की एक लंबी धार उसके पीछे हवा में बनी, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो खून भी भाप बन गया। वो रुली सैकड़ों मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। अचानक एक बर्फीला तूफान पूरे कोर्टयार्ड में छा गया। मु शुआनियन हवा में फ्लोट कर रही थी। वो नीचे तड़पते हुए हुओ रुली को ठंडी नजरों से देख रही थी। पूरा पैलेस सन्नाटे में था। वो 3 डिसाइपल्स जो अपने सेक्ट मास्टर्स को गॉड मानते थे, आज उन्हें इतनी बुरी तरह हारता देख अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। सिर्फ कुछ सेकंड्स में 2 मास्टर्स उड़ गए और एक बुरी तरह घायल हो गया। अब उन्हें समझ आया कि फ्लेम गॉड रियल्म इतना पावरफुल होने के बाद भी स्नो सॉन्ग रियल्म से पंगा लेने से क्यों डरता था। युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे पता था कि मु शुआनियन ताकतवर है, लेकिन इतनी ज्यादा। वो तीनों सेक्ट मास्टर्स किसी मिडिल स्टार रियल्म के किंग के बराबर ताकत रखते थे, लेकिन मु शुआनियन के एक हमले के सामने वो बच्चे साबित हुए। युनचे के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, इस औरत की ताकत शायद पूरी तरह रिकवर हो चुकी जैस्मिन के बराबर है। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पॉयुन पागलों की तरह भागकर हुओ रुली के पास गया। गनीमत थी कि चोट जानलेवा नहीं थी, लेकिन हुओ रुली का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उधर यान वानकांग ने अपनी इज्जत साइड में रखी और चिल्लाया, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, प्लीज रहम करें। हमारा इरादा आपसे लड़ने का बिल्कुल नहीं था। मु बिंग्यून भी अपनी बहन के पास पहुंची और उसे शांत होने का इशारा किया। यान जुएहाई ने भी कांपते हाथों के साथ कहा, हम सिर्फ हॉर्न ड्रैगन की बात करने आए थे, प्लीज हमें जाने दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।